Hello everyone, very good morning. Welcome to The Hindu Newspaper Analysis along with editorial discussion. Today is January 5th, 2023. ये डेली एडिशन हम कवर कर रहे हैं। आज का पेपर मिनी मैगजीन से कम नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में भी जो न्यूज़ है वो द हिंदू से थोड़ा हटके हैं, तो वो डिस्कशन भी आप ज़रूर देखें। और जैसे आज जनवरी 5th है, ये नेशनल बर्ड डे ऑफ इंडिया है। बर्थडे नहीं, ये बर्ड पक्षी दिवस है आज। तो कौन है हमारा नेशनल बर्ड? मोर, ठीक है। पैवो क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है। और इसी से जुड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये कब अडॉप्ट किया गया था? 1963 में इसे नेशनल बर्ड अडॉप्ट किया गया था। इसका नाम, साइंटिफिक नाम जैसे मैंने कहा, पैवो क्रिस्टेटस। अब आप देखेंगे कि ये दो नाम से इसको मैंने डिनोट किया है। और जितने भी स्पेसीज होते हैं दुनिया में, ठीक है, हम और आप, जैसे होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, तो इसका एक रूल होता है नॉमेनक्लेचर का। ये ऐसे ही नहीं कि नाम रख दिया, ये जो नाम है इसके रूल है कि ये बाइनोमियल यानी दो तरीके से वर्ड में लिखा जाएगा और ये इटैलिक होगा, इटैलिक ऐसे तिरछा लिखा जाएगा। और पहला ये जो वर्ड है पहला, ये होता है जीनस और ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, पैवो। और जो दूसरा वाला होता है वो स्पेसीज का नाम होता है, जो नॉर्मली आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन तो ये मैंने लिखा क्रिस्टेटस, तो ये स्मॉल कैरेक्टर में लिखा जाएगा और ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। आप ऐसे ही लिखेंगे, दूसरा वाला कैपिटल में नहीं लिखना है। एग्जाम में भी आप लिखें अगर आंसर, तो ये इसका ध्यान रखें। और क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड कि नेशनल बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? सलीम अली। सलीम अली का नाम सुना होगा आपने। सलीम अली इज द नेशनल बर्डमैन ऑफ इंडिया। ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं ये, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो वो गोवा में है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है वो भरतपुर। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो आज ही जितने बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। इस दुनिया में जितने पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, सबका क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, इस ऑर्डर में। सबसे ऊपर होता है डोमेन, उसके बाद किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज। जो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जेनस और फिर स्पीसीज का नाम। ये इसका ऑर्डर प्रीलिम में पूछा जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। आईएफएस के साथ आपका पेपर होता है यूपीएससी में, तो बायोडाइवर्सिटी से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल कल्चर? तो कार्ल लिन्नियस, ये स्वीडिश नेशनल थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे which is very important. Center clears 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? प्लान इज टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट, ठीक है। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट ऑलमोस्ट 80% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम एनर्जी फॉरेन से मंगाते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस हो चाहे कोल हो, और इसे हम कम करना चाहते हैं। तो फॉरेक्स भी बचेगा हमारा। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्लीन एनर्जी मिलेगी। तो यही पूरा इसका मकसद है। डीकार्बनाइज मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। डीकार्बनाइज मीन्स जितना कार्बन एमिशन होता है वो कम होगा डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, चाहे आपका एनर्जी डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। इसका हम भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना, 20% तो हमारा रिक्वायरमेंट घर से ही पूरा होता है। एंड टर्न द कंट्री इनटू ग्लोबल हब ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब हम अगर यहाँ पे अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, तो हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा लोहा लोग मानेंगे। अब थोड़ा सा इसे जिस्ट देख लेते हैं क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, GH2 इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं। प्रोमिसेस एंड चैलेंजेस, इसी में सब कवर हो जाएगा। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज सेड टू बी ग्रीन इन ऑल इट्स इनपुट्स आर ग्रीन, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइजर टेक्निक है, इलेक्ट्रोलाइजर, ये भी अभी अब देखेंगे, इसी से रिलेटेड है कि जो नॉर्मल वाटर होता है, जैसे हमारा पानी वेस्ट हो गया, ठीक,
अब वो तो वेस्ट हो गया, लेकिन वेस्ट वाटर से इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसे डिवाइड कर लिया जाएगा। ठीक, तो जैसे ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका हाइड्रोजन हम यूज कर लेंगे एज अ फ्यूल। तो इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और टेक्नोलॉजी जो करता है ये सब चीज़ों से इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छा खासा। और 60% ऑफ इंडियाज एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये तो 80% इम्पोर्ट हो गया, लेकिन उस पूरी रिक्वायरमेंट में 60% जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में नेचुरल गैस, कोल, जिसमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, उसे कम करना है। प्रोडक्शन मोड ऑफ चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यही जैसे मैंने बताया। इंडिया करंटली लैक्स द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड नीड्स चीपर रिन्यूएबल एनर्जी। अभी लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर जो हमें ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं है। टेक्नोलॉजीज टू अडेप्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फॉर यूज इन व्हीकल्स आर लार्जली इमेच्योर इन इंडिया। ये चैलेंजेस की बात हम कर रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस है? इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरीके से जो ज़रूरत होनी चाहिए। फिर क्या है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है व्हीकल्स में लगाने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजी भी अभी इमेच्योर स्टेज पे है। हाइड्रोजन लीक्स इजीली एंड लिक्विड हाइड्रोजन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ एयर, इनकरिंग सिग्निफिकेंट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये भी चैलेंजेस का पास्ट है। उसे फ्यूल को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही दिक्कत भरा काम है, क्योंकि बहुत आसानी से लीक हो जाता है। और हाइड्रोजन के बारे में भी क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। ठीक है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, ये भी याद रखिएगा। अब हमने सफिशिएंट कवर कर लिया है, फिर और डिटेल में देखेंगे। अब इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, फिर FAQ सेक्शन अलग आएगा, एक्सप्लेनर आएगा इंडियन एक्सप्रेस में। तो इसके साथ साथ हम सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। अपोजिशन टू कर्नाटका's महादेई रिवर वाटर प्रोजेक्ट माउंट्स इन गोवा। Both the government and green groups in Goa are opposing center's recent approval for Mahadehi River Water Project in Karnataka. वहाँ पे क्या होता है, जितने भी रिवर वाटर डिस्प्यूट हो रहे हैं, खासकर इंटर स्टेट वाले, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती ही है। ठीक है, जो अपर रिपेरियन स्टेट्स होते हैं जहाँ से ये सोर्स होता है रिवर का, और फिर ये जहाँ से बहती है नदियाँ, अगर 2-4 बॉर्डर आ गए तो हर किसी को दिक्कत होती है कि हमें वाटर कम मिलेगा अगर प्रोजेक्ट यहाँ बन गया। ये वाले कहते हैं अगर यहाँ बन गया तो हमें वाटर कम मिलेगा। पानी की रिक्वायरमेंट हर जगह सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, इसीलिए ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी कर्नाटका में सेंटर ने अप्रूव किया है महादेई रिवर प्रोजेक्ट। इस रिवर प्रोजेक्ट में डैम बनाने की बात हो रही है। कलासा और बंदूरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो महादेई रिवर की, मंडोवी रिवर गोवा में, उस पे डैम बनाना है। और डैम बनने से क्या होता है कि वाटर फ्लो रुक जाता है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जितने हैं उन्होंने ही प्रोटेस्ट किया, और ओवरऑल ये डिस्प्यूट आए कुछ दिनों में और भी इंक्रीज होगा। तो क्या है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो मेन नदी है उस पे आके मिलने वाली नदी, ठीक है, एक्यूट एंगल पे, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक, ट्रिब्यूटरी, जैसे यमुना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ऐसे ही ये कलासा और बंडूरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादेई रिवर, मंडोवी जिसे कहते हैं, ये है गोवा में। तो ये न्यूज गोवा से रिलेटेड। ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेल यात्री हिट बाय डेटा ब्रीच। अब ये साइबर सिक्योरिटी, अभी आपने देखा एम्स रेंसमवेयर अटैक हुआ, फिर कुंडनकुलम जो तमिलनाडु में है वहां पे साइबर अटैक हुआ। अब ये डेटा ब्रीच हुआ है। डेटा ब्रीच मतलब किसी ने एक्सेस किया है डेटा, हैकर ने। रेल यात्री जो प्लेटफॉर्म है ना, जहां सबका डेटा जाता है, ट्रेन अगर आप बुक करते हैं, तो ये न्यूज़ वहां से। तो भाई जितने रिसेंट एग्जांपल्स हैं नोट करते जाइए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। सर्विसेज PMI शोज सर्ज इन दिसंबर। PMI क्या है? परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि PMI IIP से कैसा डिफरेंट होता है। PMI और IIP क्या है? तो ये एक तरीके का इंडेक्स है जो ये बताता है कितना प्रोडक्शन, किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मैन्युफैक्चरिंग कंपैरिजन में। यू कैन सी 58.5 हो गया, ये लास्ट मंथ दिसंबर की बात हो रही है। तो PMI एक प्राइवेट आकलन है,
ठीक है। प्राइवेट एनालिसिस है किसी प्रोडक्शन का, प्राइवेट कंपनी को ही कवर करता है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को नहीं, इसीलिए ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आईआईपी इज ऑल अबाउट कोर सेक्टर। कोर सेक्टर क्या होते हैं? 8 इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर, चाहे कोल हो, ठीक है, चाहे रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे 8 मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा, इसका वेटेज भी याद कर लीजिएगा। तो ये आईआईपी रिलेटेड टू दैट विच कवर्स ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईआईपी कवर्स ओनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कवर बोथ, पीएमआई कवर बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डिफरेंस और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला डिफरेंस ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पीएमआई और आईआईपी कैसे डिफरेंट है। तो पीएमआई इज रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर ओनली बट कवर्स बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। आईआईपी कवर्स ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और इसी में कोर सेक्टर की बात होती है, बस इतना दिमाग में बैठा लेना है आपको। ये न्यूज हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें तलक कावेरी जगह का मेंशन है। तलक कावेरी इज अ प्लेस वेयर कावेरी ओरिजिनेट्स, इट्स अ सोर्स ऑफ कावेरी, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो तलक कावेरी इज द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर, वहां पे ये ऐसे कुछ टेलीस्कोप प्लेस किए गए हैं जहाँ टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा और अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी। और डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है, वहां पे बनाया जा रहा है। कहते हैं इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है। तो ये प्रीलिम करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, ठीक है। तो ये न्यूज तो और इंपॉर्टेंट हो गई। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टोरी। डिक्लेयर गंगा सागर मेला एज नेशनल फेस्टिवल सेज ममता। तो जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट और ये, ठीक, यहां पर ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे एक आइलैंड है गंगा सागर, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, आस्था का बहुत प्रतीक है, बहुत बड़ा। वहाँ पे ये मिलती है सागर से गंगा नदी, ठीक, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में और बहुत भीड़ लगती है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने डिमांड की है कि उसे नेशनल मेला डिक्लेयर किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे फंडिंग मिलेगी उन्हें। जैसे कुंभ मेला है, कुंभ मेले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा फंड देती है, तो दे वांट दैट इट शुड बी एक्सटेंडेड टू गंगा सागर मेला एज वेल। और ये न्यूज है केरला से, साइलेंट वैली, ठीक है, ये नेशनल पार्क केरला में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे जैसे आज बर्ड डे है, तो बर्ड का सर्वे हुआ था केरला में लास्ट वीक, उन्होंने 141 स्पीसीज आइडेंटिफाई किए और 17 उसमें से नए थे। तो ठीक है, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ आपको एक गौर करने वाली बात है और याद करना है कि माइग्रेटरी बर्ड्स, इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट आप आज जरूर जाके देखें, प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? राइजिंग एनिमल डेथ्स ऑन ट्रैक्स, बायोडाइवर्सिटी से इंपॉर्टेंट डेटा। कैग ने कंसर्न जताया है कि 63,000, ठीक है, एनिमल्स, जिसमें से 4 एशियाटिक लायंस हैं, 73 एलिफेंट्स हैं, वो मारे गए रेलवे ट्रैक्स में। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाना चाहिए, ठीक है, ये कैग ने कंसर्न जताया है। ड्रास्टिक डिक्लाइन इन ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर जिसे काला अजहर भी कहते हैं, वो हमारा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, सिंस 2007, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता दिख रहा है, इससे ही पता चलता है। WHO क्रिटिसाइजेस चाइनाज नैरो डेफिनेशन ऑफ कोविड डेथ। तो अब हर कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसका जो पोर्ट्रेयल है पूरे वर्ल्ड में वो इस तरीके से हो कि वहाँ देखो कितने ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो चाइना भी यही किया है, चाइना ने डेथ काउंट को उसने घटा दिया और जो डेफिनेशन है अपनी कि ये कोविड से डेथ हुई है या नहीं, इसकी रिपोर्टिंग, उसमें कुछ चेंजेस लाए जिसको WHO ने क्रिटिसाइज किया है। फिर अ डिक्लाइन इन सर्वाइवल रेट ऑफ दिल्लीज ट्रांसप्लांटेड ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक कैंपा करके फंड स्टेब्लिश है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक कैंपा फंड स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उस प्रोजेक्ट में अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं, काटना पड़ रहा है, तो आप जो है फंड उसमें डालें, कैंपा फंड में, और उस फंड का उपयोग होगा ट्रांसप्लांटेशन के लिए,
दूसरी जगह कहीं जंगल लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि एक हमारा ऑफसेट बना रहे। लेकिन दिल्ली में ये स्टडी आई है कि जो उन्होंने ट्रांसप्लांट किए थे ट्रीज, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है इस पूरी प्रोसेस पे। जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि भाई कितने पेड़ पौधे काटे जाएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप कह देते हैं कि नहीं हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन ट्रांसप्लांट में भी अगर सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है तो आपकी पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है कहीं ना कहीं। इसीलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर अलाउइंग यूपी लोकल बॉडी पोल्स विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। अभी यूपी में हाई कोर्ट, वहाँ का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने कहा था कि अगर आपको सिविक पोल्स कराने हैं गवर्नमेंट को तो ओबीसी रिजर्वेशन के बिना आप जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ओबीसी रिजर्वेशन देने की। लेकिन उसे गवर्नमेंट ने नहीं माना, बोली कि भाई हम तो रिजर्वेशन देंगे और हमने पहले डिसाइड कर लिया है। फिर उन्होंने कमेटी भी बैठा दी इसको स्टडी करने के लिए, 3 महीने में जैसे रिपोर्ट देना है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया कि भाई इस हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे पलटा जाए, हम चाहते हैं कि सिविक पोल्स में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस त्रिवेदी रिक्यूजेस सेल्फ फ्रॉम बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो गैंग रेप पीड़िता, 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, लेकिन उनका प्री मेच्योर तरीके से रिलीज कर दिया गया और उसको फिर चैलेंज किया गया रिव्यू पिटिशन में। अब फिर से एक पिटिशन फाइल हो रहा है, उसमें जस्टिस त्रिवेदी ने रिक्यूज कर लिया अपने आप को। बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की जज है। तो रिक्यूज करना मतलब अपने आप को केस से हटा लेना। इट्स नॉट अ न्यू प्रैक्टिस, ये होता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मे बी, और देयर विल बी एडिशनल चार्जेस, कि भाई ये पार्शियल हो सकता है जजमेंट, क्योंकि अगर हो सकता है त्रिवेदी उसी स्टेट से आती हो या कोई भी उसी स्टेट से आते हो या उसका कोई रिलेशन हो किसी जो एक्यूज है उससे या विक्टिम से, तो ये जजमेंट बायस होने के आसार हैं। और जस्टिस शुड बी ऑल्सो बी सीन टू बी डिलीवर्ड। ये जब हम पढ़ते हैं ना इंटेग्रिटी, तो जस्टिस की जब बात आती है तो जस्टिस दिखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कर दिया, होते हुए प्रतीत भी होना चाहिए। इसीलिए ये रिक्यूज करने की प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है जजेस के द्वारा। फिर सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटिशंस ऑफ हल्द्वानी रेसिडेंट्स फेसिंग एविक्शन आफ्टर हाई कोर्ट ऑर्डर। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट रेलवे की एक संपत्ति है, वहां पे कई लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, घर बना लिए, काफी दिनों से रह रहे थे। इंक्रोचमेंट जो है ना, इसी को कहते हैं। वहां पे ताज्जुब वाली बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी और पीएचसी तक बन गए हैं रेलवे की जमीन में। तो इंक्रोचमेंट केवल प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट भी है रेलवे की संपत्ति पे। तो उस पर सुनवाई होनी है, देखते हैं क्या होता है। ये न्यूज हालांकि पॉलिटिकल है बट इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर रिबर्ट्स CMIE एनालिसिस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा आया था दिसंबर, मैंने कहा था कि देखिए पॉलिटिकली किस तरीके से ये न्यूज बार बार कवर होगी, वही हो रहा है। 8.3% ये अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड किया गया दिसंबर 2022 में। तो उस पर रिवर्ट किया गया, उसको नहीं माना मिनिस्ट्री ने, बोला कि भाई जो आपका CMIE का जो एनालिसिस है वो गलत है। ठीक, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं जो पहले भी डेटा आते थे ना, हेल्थ वो हंगर को लेकर, हंगर इंडेक्स, तो उसमें गवर्नमेंट ने इसे भी क्रिटिसाइज किया था। उसमें इंडिया की रैंक बिलो 100 हो गई थी, तो काफ़ी सवाल खड़े हुए इंडिया के फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे। तो उसको भी मिनिस्ट्री ने कह दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने, कि भाई तुम्हारा तो एनालिसिस ही गलत है। बट ठीक है, ट्रुथ इज ट्रुथ, इट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड मियरली जस्ट बिकॉज इट जस्ट अ प्लेटिट्यूड। ठीक है, ऐप बेस्ड अटेंडेंस फॉर मनरेगा इज अ स्ट्राइक ऑन पुअर। ये भी पॉलिटिकल न्यूज। अब लेकिन इससे ये बताना चाह रहा था मैं कि अभी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो है ना, उससे अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी वर्कर्स के लिए, और कांग्रेस ने कहा, अपोजिशन ने कहा उसे विड्रॉ किया जाएगा। तो कांग्रेस ने क्या कहा, तो कि भाई ये गरीबों के लिए सही नहीं है, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज तो हमेशा देखिए रहते ही हैं। व्हाट इफ किसी को डिनाई कर दिया गया तो, है ना, टेक्निकल इरेगुलरिटी की वजह से उन्हें वेजेस नहीं मिले तो क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आप डिजिटल गवर्नेंस में बिलीव करते हैं तो ये इनिशिएटिव लिया गया था।
और अगर आपको इसका क्रिटिसिज्म लिखना है तो यू कैन राइट एज वेल। इंडिया ट्राइड टू डिफ्यूज ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सिचुएशन। ज़ैपोरिज़िया कहाँ है? यूक्रेन में है, यूक्रेन। अभी 3-4 खोरासन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, ये वाले जो रीजन है इसको कैप्चर कर लिया था रशिया ने, वहाँ रेफरेंडम भी कराया, उस जगह को अपने एरिया में ले लिया। तो ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट है। तो वो बता रहे हैं अपना अचीवमेंट, फॉरेन मिनिस्टर, कि हमने सीक्रेटली उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था। न्यूक्लियर प्लांट में किस तरीके से टेंशन हो गई थी, आग लग गई थी, हमने देखा था, और बहुत सारी चीज़ें। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल से कम नहीं है। एसिड अटैक विक्टिम्स फेल्ड बाय लैक ऑफ कोहेसिव लॉ लीगल प्रोसेस। तो उसका शॉर्ट में कवर करते हैं। तो क्या एसिड अटैक जैसे बढ़ रहे हैं इस कंट्री में, बहुत सारे जो आशिक है ना, स्टडी आई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की 2019 में, उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ जो केस हैं वो, ठीक है, विक्टिम उसमें वुमेन होती हैं जो रेसिस्ट करती हैं लव या प्रपोजल को मैरिज के। तो भाई मेरा आग इश्क तुझे जला देगा, ऐसे नालायक लोग हैं। और ये विमेन मॉडेस्टी, डिग्निटी, सर्वाइवल, राइट टू लाइफ, सबके लिए ये एक क्या बोलते ब्लेमिश है, ये इसे हटाना होगा। 2003 में, 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो जीएस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन में लाया गया था। उसमें एसिड अटैक को इंक्लूड किया गया था। स्ट्रिंजेंट जो होता है ना कार्रवाई जिनके खिलाफ होती है, हीनियस क्राइम, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। 7 साल की सजा मिनिमम इसमें अलॉट की गई थी अगर कोई गिल्टी प्रूव होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई अगर हो हल्ला इतना हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे महीने एसिड अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एसिड जो सप्लाई है उस पर कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे नॉर्म्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी नॉर्म्स हैं कंपनसेशन को लेकर, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कंपनसेशन दे देंगे, ठीक है, वो बात अलग है, सजा भी दे देंगे, लेकिन जो सोर्स है उसे भी तो कंट्रोल करिए आप, है ना। जो और गाइडलाइन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी गाइडलाइन दी है सारे स्टेट्स को कि जिस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो सेलिंग हो रही है एसिड्स की, पूरा रिकॉर्ड, स्टोरेज, सब कुछ होना चाहिए, पर धड़ल्ले से ये बिक रहा है ना। अब पहला इंसिडेंट कब रिकॉर्ड किया गया था ये भी दिया हुआ है उन्होंने, 1982 में। तो मैंने बैकग्राउंड थोड़ा बता दिया। अब दिक्कत क्या आ रही है कि अनअबेटेड रूप से ये एसिड अटैक बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। इतना ज़्यादा अवेयरनेस होने के बाद भी, न्यूज़ में दिखाने के बाद भी, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो अपराध से रिलेटेड डेटा देता है, उसके डेटा में ये आया है कि 2011 में 83 इंसिडेंट थे, 10 साल में बढ़ के 176 हो गए। तो देखिए कितना ज़्यादा ये हीनियस क्राइम फल फूल रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। बांग्लादेश जैसी कंट्रीज बताइए, वहाँ पे उन्होंने 2-2 लॉ लेकर आ गई है। बांग्लादेश एसिड कंट्रोल एक्ट 2002, देखिए आज से 20 साल पहले। फिर सेकंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2002, जो इंपोर्ट और सेल ऑफ एसिड को ओपन मार्केट में रोकता है। अब ऐसी कंट्रीज अगर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते इंडिया में? दिस इज द म्यूट क्वेश्चन। अब कैबिनेट पैनल क्लियर्स स्कीम टू अपग्रेड प्रसार भारती। प्रसार भारती जो ब्रॉडकास्टर है ना हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका अपग्रेडेशन करना होगा। जैसे बीबीसी के कोई भी शो आप देख लें, ऐसा लगेगा कि वाह, क्या है, नेटफ्लिक्स से कम नहीं बीबीसी, यूके का गवर्नमेंट है वो भी। लेकिन इंडिया में हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ को? तो भाई अब शुरुआत हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड स्कीम, फिर 2,500 करोड़ इस पर खर्च किए जाएंगे 2025-26 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट, एफएम ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज एक्सपेक्टेड टू कवर over 80% of country's population, while 8 lakh to dozen free dish DTS setup box will be distributed to people. हाँ, ये सब इनकी स्कीम है। क्या करने वाले हैं ये कि जैसे ही अगर ये रिफॉर्म हो गया तो एफएम ब्रॉडकास्टिंग ऑल इंडिया रेडियो 80% पूरा एरिया कवर कर लेगी, पूरे पॉपुलेशन को भी। और डीटीएच जो है फ्री में, आप जो कुछ चैनल है वो देख सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर पीपल को। नेक्स्ट, मैन यूरिनेट्स ऑन को पैसेंजर ऑन एयर इंडिया फ्लाइट। तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि 4-5 लड़के, ठीक है, ऑन बोर्ड प्लेन के लड़ गए। बैंकॉक बेस्ड फ्लाइट थी, ठीक है, सिक्योरिटी क्रू सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन ये टार्निश होती है हमारी इमेज कि इंडिया के पैसेंजर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं इवन ऑन एयर।
तो ऐसे ही एक घटना और घटी है कि भाई यूएस से न्यूयॉर्क से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, तो एल्डरली वुमेन के ऊपर किसी ने यूरिनेट कर दिया और बहुत ज़्यादा क्या ऑब्सीन हरकतें की। तो मेरा ये कवर करने का मकसद था कि भाई इस तरीके की जब एक्टिविटी हो जाती है तो कैसे चार्जेस लगते हैं। ये आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन हैं ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। सेक्शन 354 सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज, 294 ऑब्सीन एक्ट कोई दिखाता है अगर आपको गंदे इशारे करता है तो 294 आईपीसी का लगेगा। 509 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना, किसी लड़की को आपने कुछ भी बोल दिया, गाली गलौज भी कर दिया, तो हमें यही नहीं पता होता कि इसके लिए भी एक सेक्शन है आईपीसी में और ये गैर कानूनी है। तो कौन सा है ये? आईपीसी का 509 धारा है ये। तो 510 क्या है? मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। और उसके बाद सेक्शन 23 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अंतर्गत भी सजा का प्रावधान है। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, उससे पहले उन्होंने 30 दिन तक उस इंसान को फ्लाई करने से रोक दिया है। नाउ वी कम टू वर्ल्ड न्यूज। जापान पीएम किशिदा वाउस डीपर अलायंस विथ यूएस ऑन डिफेंस। अब डिफेंस के लिए जब हिरोशिमा नागासाकी को उड़ाया गया था न्यूक्लियर बॉम्ब से, ठीक है, 5 और 9 अक्टूबर 1945, ठीक है कि नवंबर था, जो भी है, तो वहां उसके बाद से जापान पूरा पैसिफिस्ट नेशन हो गया था। पैसिफिक ओशियन में ये है और वो भी पैसिफिस्ट हो गया कि भाई अब हमें बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है लड़ने झगड़ने की और अपने सारे बेसिस यूएस के हवाले कर दीजिए, अब हमारे बेसिस को इस्तेमाल करें और हमें प्रोटेक्ट करें। लेकिन अब नेशनलिज्म हर जगह बढ़ रहा है। तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने इस चीज को कहा था कि भाई अब मुझे डिफेंस को भी आगे बढ़ाना होगा। हमारी जो कंट्री है वो डिफेंस में भी आगे आए, अपना रक्षा खुद करे, यूएस में डिपेंडेंस कम करे, अपने आर्म्स खुद बनाए, ये सब चीजें। और किशिदा भी ऐसे नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई 1% से 2% कर दिया जाए स्पेंडिंग डिफेंस में ऑफ जीडीपी। और अब ये कह रहे हैं कि यूएस से हम और पार्टनरशिप करेंगे जिससे कि हमारा डिफेंस और स्ट्रांग हो सके। बाकी इस पेज में ये WHO वरीड ओवर चाइनाज रिपोर्टिंग ऑफ कोविड फिगर्स, ये देख लिया हमने। पुतिन सेंड्स मिसाइल शिप ऑन ट्रेनिंग मिशन, ठीक है, एक वॉरशिप को जो है न्यू जिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, उसको ट्रेनिंग मिशन में भेज दिया अटलांटिक में, इंडियन ओशियन में और मेडिटेरेनियन में। इट्स अ फोर्स टू रिकन विथ। रशिया को भी कमजोर नहीं समझना है, वो कई सारी चीज़ों में खासकर डिफेंस में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, स्पेंडिंग करता रहता है। उसी से करंट अफेयर वन लाइनर में आ सकता है कि ये नई जिक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ट्रेनिंग मिशन में किस देश ने भेजा? तो रशिया ने भेजा। बाकी बिजनेस न्यूज। CERC ऑर्डर्स पेमेंट टू कोल पावर यूनिट्स फॉर फोर्स्ड आउटपुट। CERC क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। उसने क्या किया? ऑर्डर दिया है कि भाई जो पावर प्लांट होते हैं, कोल प्लांट्स, उनको बाहर से इंपोर्ट करने के लिए भले ही कितने ज़्यादा पैसे में मिल रहा हो, वो आप उस पर बाध्यता कर देते हैं फोर्सफुली कि भाई तुम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करो और इंपोर्ट भी करो, तो उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये आर्टिकल। CERC का फुल फॉर्म क्या है ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ड्स, मोबाइल, नेट बैंकिंग टॉप कंप्लेंट एरियाज एट बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो एक ओम्बड्समैन स्कीम है, वैसे 1990s में आई थी ये, 1995 में, कि जो बैंकिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है आपको तो ओम्बड्समैन मतलब शिकायत जो सुनता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी है ये, उसके पास आप जाके बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और फिर 2019 में उससे पूरा जितने भी डिजिटल वगैरह फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उसके साथ उसको मर्ज कर दिया गया था। तो उसी का डेटा है ये आरबीआई का कि जो आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये टॉप कंप्लेंट एरियाज हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के। फिर ट्राइब्यूनल डिक्लाइंस गूगल्स प्ली टू ब्लॉक CCI's एंड्रॉयड रूलिंग। ट्राइब्यूनल किसकी बात हो रही है? क्या है? CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 2002 के एक्ट के तहत फॉर्मेशन हुआ था, 2002 एक्ट, ये स्टेचुटरी बॉडी है।
ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है इंडियन मार्केट में। कोई भी बड़ी कंपनी किसी को ज़बरदस्ती कैप्चर ना करे, ऐसे जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश ना करे कि कंपटीशन खत्म हो जाए, सभी लोग बराबर से ग्रो हो, सबका साथ सबका विकास। 2002 के एक्ट के थ्रू इसे लाया गया था। फिर इसकी लेकिन जो रूलिंग होती है, जो ये फैसला देते हैं, उसकी सुनवाई के लिए भी ट्राइब्यूनल ऑलरेडी है, जो अगर उसका फैसला पलटना हो तो पलटेगी। और ट्राइब्यूनल की रूलिंग के लिए तो हाई कोर्ट ऑलरेडी है, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या हुआ कि सीसीआई ने ऑर्डर दिया गूगल को, उस पर फाइन भी लगाया कि आपके जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन हर्ट होता है ना, इसीलिए आपको इतना फाइन देना होगा। उसमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करिए और अच्छे से मार्केट फ्रेंडली चीज़ें लेकर आइए। तो उसके फैसले को चैलेंज किया गया, ठीक है, गूगल के द्वारा ट्राइब्यूनल में, लेकिन ट्राइब्यूनल ने उसको डिक्लाइन कर दिया, कहा कि सीसीआई की रूलिंग है वो सही है। फिर चाइना कोविड केसेस, ग्लोबल इकोनॉमी फियर्स ड्रैग ऑयल। अब चाइना में जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो ऑयल प्राइसेस घट गए। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड ही घट गई तो प्राइस अब घट रहे हैं। इंडिया लैग्स इन ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्पाइट पोजेसिंग टेक प्रोग्रेस, रोबोटिक इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लें। क्या हुआ कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो ये विकास इतना हो रहा है, तो बड़ा लोगों ने डेटा दिए कि भाई रोबोट विल कैप्चर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन ऐसा कुछ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। चाइना का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चाइना की जो डेंसिटी है 187 रोबोट्स हैं फॉर एवरी 10,000 एम्प्लॉयज, लेकिन इंडिया में केवल 4 है। इतना पेनिट्रेशन रोबोट्स का नहीं हुआ। टेक्निकल प्रोग्रेस हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ऑटोमेशन की दिशा में इस तरीके से लीप्स एंड बाउंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नाउ वी मूव टू एडिटोरियल डिस्कशन। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है, द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। 30 साल हम पूरे कर रहे हैं। 1992 में ये एक्ट आया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और म्यूनिसिपल गवर्नेंस मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज स्टैब्लिश किया गया था मैंडेटरीली पूरे स्टेट, हर जगह, ठीक है। तो उसी का एक एडिटोरियल है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप हम सबको पता है कि कहाँ दिक्कत होती है, पीआरआईज हो चाहे यूएलबीज हो। तो अगर पहले उस दिक्कतों को ही समझ लें तो आपको पूरा एडिटोरियल बहुत आराम से समझ में आएगा कि भाई आपने 3 टियर गवर्नमेंट स्टैब्लिश की, ठीक है। 3 टियर बोले तो सेंटर, स्टेट और लोकल। तो लोकल की बात हो रही है, इसका एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट कैसे किया आपने? रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन दिया विमेन को, और जो वल्नरेबल सेक्शन है SC ST उनको, विमेन को 1/3 दिया आपने मैंडेटरीली, जिसको बढ़ा के कई स्टेट्स ने 50% कर दिया, और SC STs को, OBCs को उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है रिजर्वेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है? फंडिंग। आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट विल फंड दी लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट विल फंड, उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया आपने, जो रिकमेंडेशन देगा किस तरीके से इन्हें फोर्टिफाई किया जाए। फिर आपने कुछ 18 सब्जेक्ट्स भी बताए कि इस पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स इम्पोज कर सकती है। फिर आपकी अलग सी स्कीम्स आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है, फॉर द एम्पावरमेंट। फिर आपने नीति आयोग के तहत जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग में भी आप बॉटम्स अप प्लानिंग की बात करते हैं, तो उसमें आप जितने लोकल बॉडीज़ हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, फिर डीपीसी, और फिर यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट, फिर नेशनल लेवल पे ये बॉटम्स अप प्लानिंग पूरे देश की डिसाइड होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने दी इसे, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रपोर्शन है, ठीक, रिजर्वेशन का वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है, लेकिन ये प्रॉक्सी कैंडिडेचर भी बढ़ा है। जो व्यक्ति जो इसका पावरफुल होता है उस एरिया में, वो किसी प्रॉक्सी को खड़ा कर देता है और उसके थ्रू वहां पर राज करता है। एक तरीके से उसी का फायदा हो रहा है। दूसरा, फंडिंग, स्टेट गवर्नमेंट्स फंडिंग नहीं देते। जिस तरीके से एम्पावर करना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से दें। तीसरा, ये जो नीति आयोग का प्लान है,
ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप और हम खुद जानते हैं कि किस तरीके से प्लान डिसाइड होता है। आर्म चेयर एडवाइजर अगर प्लानिंग कमीशन थी तो नीति आयोग भी इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अभी भी टॉप डाउन अप्रोच कहीं ना कहीं प्लानिंग में देखी जा सकती है। फिर चौथा पॉइंट, ठीक है, फंक्शन, फंड और फंक्शनरीज। इसके जो कार्य हैं 18 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके तहत जो कार्य निर्धारित हैं, इसको टैक्स लगाना, ये तो नहीं दिया जाता। इनको अधिकार ही नहीं है बहुत सारी जगहों पर टैक्स लगाने का। कई सारे सब्जेक्ट जो इनके अंडर हैं उसमें भी वो टैक्स नहीं लगा सकते। फंड है ही नहीं, फंड की बड़ी दिक्कतें हैं। जब आप टैक्स नहीं लेने देंगे तो फंड कहाँ से आएगा। और फंक्शनरीज, करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप भी अपने गांव देहात से जितने बिलोंग करते हैं, आप खुद देखिए कि जो आपका सरपंच है वो कहाँ पैसे खर्च कर रहा है और उसका कितना अकाउंटेबल है वो आपके लिए। आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ फंड गया है, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर यू, यू विल नॉट एबल टू मॉनिटर एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग स्पेंड। ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी। ये जो बाबू राज है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हर चीज पटवारी से लेकर बीडीओ, कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इश्यूज में घिरा हुआ है। मैनुअली हर चीज डिसाइड होती है और वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप होता है रेड टेपिज्म का, करप्शन का और ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट का। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं अभी भी आड़े आ रही है। तो ये सब चैलेंजेस हमने देखे। अब चलते हैं एडिटोरियल पे। वही उन्होंने कहा कि 73rd 74th अमेंडमेंट आए थे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के लिए। 3 टियर गवर्नेंस फेडरल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज टू लोकल गवर्नमेंट हमने देखा। फिर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट आर ऑफन सीन टू बी इनइफेक्टिव। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में भी जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ भी देखा जा रहा है कि बहुत गंदगी रहती है। इस तरीके से फाइनेंशियली ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं है। कुछ ही म्यूनिसिपैलिटीज परफॉर्म कर पा रही, इंदौर जैसी, लेकिन हर जगह ये हाल नहीं है। फिर ये वी सेलिब्रेट 30th एनिवर्सरी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि लोकल गवर्नेंस इज लिंक टू आइडिया ऑफ सब्सिडियरिटी। सब्सिडियरिटी क्या है, जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिवोल्यूशन कर सकती है, जो जो चीजें पॉसिबल है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए एज ए सब्सिडियरी। उसे सब्सिडियरी प्रिंसिपल कहते हैं और ये सेकंड ARC ने भी रिकमेंड किया था। फिर वहां पे सब्सिडियरिटी टिपिकली ग्राउंडेड ऑन 2 ब्रॉड आर्गुमेंट्स। ये किसका बेसिस क्या है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स द एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड सिंस गवर्नमेंट्स विद स्मॉलर जुरिसडिक्शन कैन प्रोवाइड सर्विसेज एज पर द प्रेफरेंसेस ऑफ देयर रेसिडेंट्स। अब बिल्कुल सही बात है। ये सब्सिडियरिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वही होते हैं जो लोकल लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट तक में ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, इसीलिए सब्सिडियरिटी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, इट प्रमोट्स डीपर डेमोक्रेसी। और सबसे पहला पॉइंट तो मैंने भूल ही गया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 10 क्वेश्चन एज इट इज प्रीलिम में आ चुका है कि जो PRI की परिकल्पना है वो क्या दर्शाती है, क्यों लाया गया था। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, प्रजातांत्रिक रूप से विकेंद्रीकरण ऑफ सत्ता, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो इससे ये प्रमोट होता है। दूसरा, सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पावर्स ऑफ टू प्रिपेयर इंप्लीमेंट प्लान्स, स्कीम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब है, सब दिया गया। ये रिजर्वेशन भी दिया गया। Core values that amendment sought to entrench are that of deepening local democracy। वही सब चीजें कि भाई जो हम चाहते थे ऐसा ऐसा हमने वहां पे प्रोविजन लेकर आए। लेकिन अब क्या है दिक्कत, ऑपरेट विथ लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। जिनकी ऑटोनॉमी है, अथॉरिटी है, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ये लिमिटेशन है 74th अमेंडमेंट की। फिर फेलियर ऑफ स्टेट एंड कोर्ट्स टू इम्प्लीमेंट इंटरप्रेट अमेंडमेंट्स इन लेटर एंड स्पिरिट। जिस तरीके से कागजों में दिया गया है उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। इवन कोर्ट ने भी ऐसा एक दिया है जजमेंट, जिसकी बात हम अभी करेंगे, वो उनके जो ऑटोनॉमी है उसको लिमिट कर रहा है। लिमिटेशंस इंक्लूड डिस्क्रिशन गिवन टू स्टेट्स रिगार्डिंग डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड लेविंग ऑफ लोकल टैक्सेस व्हिच वी ऑलरेडी कवर्ड। मैंने आपको बता दिया कि स्टेट्स का रिलेक्टेंस होता है उनको, ठीक है, फोर्टिफाई करने का, उनको सपोर्ट करने का। फिर अभी पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो ग्रेड C, ग्रेड D के एम्प्लॉयज का जो रिक्रूटमेंट है उसे उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपैलिटीज ना कराए, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट
के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल करे। ये फैसला था उन्होंने। फिर इससे क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा ही नहीं है लोकल अथॉरिटीज पे, लोकल बॉडीज पे। नाउ वी कम टू कंक्लूजन, इंडिया इज अंडरगोइंग अ सेंट्रलाइजिंग शिफ्ट इन इट्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर। ठीक है, देयर हैज बीन अ रिन्यूड असर्शन ऑफ फेडरलिज्म। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये सेंटेंस थोड़ा सा हार्श है कि इंडिया इज अंडरगोइंग अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है लिखने में। अगर आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और दुनिया भर की स्कीम लेकर आई जा रही है, इसे प्रगति है। प्रगति एक स्कीम है जिसमें चीफ सेक्रेटरी को रिव्यू करते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सेंट्रलाइजेशन का ही हिस्सा है। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हर चीज़ें देखी जा रही हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, रिन्यूड असर्शन फेडरलिज्म में देखा गया। ममता बनर्जी का एग्जाम्पल हम देते रहते हैं, बीच बीच में आता ही रहता है। वो खुद ही उन्होंने कहा कि वो उनकी एक शपथ है, वो लेती हूँ मैं कि फेडरलिज्म को मैं स्ट्रांग बनाऊंगी। परसों नरसों हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। द डिबेट्स ऑन फेडरलिज्म शुड इंक्लूड लार्जर डिस्कशन ऑन हाउ पावर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, एंड शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एडिटोरियल, गेमिंग एंड गैम्बलिंग। तो क्या हो रहा है कि ऑनलाइन गेम्स को लेकर एक ड्राफ्ट रूल आए, जो भी ड्राफ्ट ही है, फाइनल होगा तो और अच्छे से देखेंगे। तो ड्राफ्ट रूल में कुछ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात की गई। फिर कहा कि जो रिस्क वाले हैं, रिस्क जो चांसेस के गेम होते हैं जिसमें पैसा डूबना बिल्कुल तय ही होता है, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन किया जाएगा। ठीक है, विमेन आर काउंट फॉर 48% के आसपास विमेन प्लेयर्स हैं ऑनलाइन गेम्स के, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी रूल्स लेकर आया जाएगा। ये उसी की बात हो रही है। उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट को अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट लायबिलिटी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो 2021 में लाया गया था, उसके अंदर इसे लाया गया है। और कुछ क्वेश्चन उसने अनआंसर्ड किए हैं, उनका जवाब नहीं दिया। जैसे केवाईसी नॉर्म्स ऑलरेडी है, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस ऑफिसर विद इन द कंपनी ये ऑलरेडी इन प्लेस है, तो कुछ नया क्या लेकर आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सेंटर्स ड्राफ्ट रिमेन्स एम्बिगियस ऑन क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट्स कैन हैव एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस। इस ड्राफ्ट में ये नहीं बताया गया कि ठीक है सेंटर बात कर रहा है कुछ लेकर आने की, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन स्टेट्स क्या अलग से कोई मेजर लेकर आ सकता है उसे कंट्रोल करने के लिए, इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर ये कहा कि सो फार इंडस्ट्री हैव स्टेप्ड ऑफ सेवरल बैन्स बाय माउंटिंग लीगल चैलेंजेस, आर्ग्यूइंग दैट दे ऑफर गेम ऑफ स्किल एंड नॉट दोज प्योरली डिपेंडेंट ऑन चांस। तो देखिए, दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया ऑनलाइन गेम को। हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी कर्नाटक में, तो वहां पर ये सब लोग एग्री हो गए कि गेम ऑफ स्किल जो है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, गेम ऑफ चांस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लार्जली इंडस्ट्री ने अपने आप को जो लीगल चैलेंजेस हैं उससे बचाया है, और बहुत सारे जो गेम्स है उसको गेम ऑफ स्किल के तहत कह के बचा लिया अपने आप को। फिर गेम्स दैट रिक्वायर्ड वेजरिंग, वेजरिंग मतलब रिस्क, आर आउटलॉड इन फिजिकल फॉर्म अंडर कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। अगर आप पूरे गेम को चांसेस में डिवाइड कर देंगे, स्किल में डिवाइड कर देंगे, तो चांसेस वाले गेम है तो ऑलरेडी कवर है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में, और जो स्टेट्स के खुद के जो गैम्बलिंग लॉ है उससे भी ये कंट्रोल होते हैं। तो ये क्लैरिटी नहीं है ओवरऑल। तो भाई क्लैरिटी कैसे होगी, ये तो ड्राफ्ट बिल है, अभी पूरा तो आने दीजिए आप। खैर, वेदर स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू प्रोहिबिट दीज गेम्स ऑनलाइन एज दे डू ऑफलाइन। क्या स्टेट्स एम्पावर्ड हैं ये गेम को ऑनलाइन प्रोहिबिट करने के लिए, जैसे वो ऑफलाइन करते हैं, सट्टा वट्टा रोकते हैं, तो क्या ऐसे गेम रोके जा सकते हैं? इसका भी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया गया। माना कि गेमिंग इंडस्ट्री इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है, इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कई यूट्यूबर्स आप देख सकते हैं कितने पॉपुलर हैं ऑनलाइन गेम्स में। ऑल ऑनलाइन गेम्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इसको मानना होगा। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे, ये भी देखने को आया। तो ऑनलाइन गेम विच इज लिमिटेड इन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू वेजरिंग प्लेटफॉर्म मे बी एक्सपेंडेड इन फ्यूचर टू इंक्लूड ऑल गेम्स ब्रॉडली। तो आज जो ऑनलाइन गेम जो कवर कर रहे हैं हम,
जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल में वेजरिंग प्लेटफॉर्म के तहत माना गया है, कल को बहुत सारे गेम्स को कवर करेगा। अब फिर बात हो रही सोसाइटी की। चाइना जैसी कंट्रीज में ये लॉ है कि कुछ आवर्स को लिमिटेड कर दिया गया है यंग गेमर्स के लिए कि वो इतने ही घंटे देख सकते हैं, 4 या 5 घंटे जो भी है, और उनको बाहर फोर्सफुली भेजा जाता है जिससे वो स्पोर्ट्स खेल सके। मोदी जी तक ने कहा था कि अगर मैं इंडिया में ये सब चीज़ करने लगूंगा तो लोग बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। ठीक, तो इस बारे में भी हमें सोचना है। केयर एंड रेस्ट्रेंट मस्ट बी एक्सरसाइज वाइल पॉन्डरिंग सिमिलर स्टेप्स इन इंडिया। पॉन्डरिंग मतलब सोचना, ऐसी कोई अगर स्टेप लेनी हो, ठीक है, अगर ये ऑनलाइन गेमिंग को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, सोसाइटी में जो यूथ हैं वो जाके पार्टिसिपेट करें, हेल्थ अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अगर इस तरीके से सोचना है तो उस पर बहुत केयर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हैज सेड दैट गोल इज टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री एंड नॉट हिंडर इट्स ग्रोथ। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हमें करानी है और यूथ का विकास भी करना है, ये दो बातें अलग अलग है, ठीक है। और फिर जो एडिक्टिव और सेक्सुअल कंटेंट है उसे भी कर्व करना है। So there should be a widespread public consultation to ensure that economic rights, individual freedom and social imperative remains in balance। तो ये बहुत अच्छा आपका ये कंक्लूजन है, इसे एग्जाम में एज इट इज आप लिख सकते हैं। एज इट इज जब भी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्वेश्चन आएगा तो इसे आप लिख लें, सारे क्वेश्चन में ये फिट बैठेगा। तो इसी के साथ हमारा एडिटोरियल डिस्कशन भी खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन के साथ। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस भी देखना है उसका डिस्कशन तो आप वो भी देख सकते हैं। हम रिलीज करते हैं साइमल्टेनियसली एवरी डे, द ओनली चैनल विच डज इट, क्योंकि आज की न्यूज़ तो और भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो न्यूज़ यहाँ कवर नहीं है वहाँ अलग से आई हुई है। नॉर्मली होता है कि 50 to 60% सेम न्यूज़ होती हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। अगर आपको दोनों कवर करना है तो आप यहीं पे इसी चैनल में देख लें फटाफट से, और दोनों का अगर आप लेंथ काउंट करेंगे तो 1-1.5 घंटे में आपके दोनों न्यूज़पेपर कवर हो जाते हैं, 1 घंटे में ही हो जाते हैं कभी कभी तो। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे यूपीएससी और स्टेट पीएससी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। कल फिर मिलते हैं।